ओके कार्तिक, तो आप क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 से। जैसे कि आपका जस्ट मिनट, ये जो सीरीज चल रही है जिसमें 15,000 क्वेश्चन के टारगेट लिए गए हैं, सिलेक्शन सीरीज, जिसमें सब्जेक्ट वाइज आपको PYQ MCQ सॉल्व कराया जा रहा, उसके अंतर्गत क्योंकि हम क्रम से चल रहे हैं तो आज 84 क्वेश्चन नंबर है। ओके कार्तिक, ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखा जाएगा। और बस क्लास थी आज, कोई नहीं, आगे से ऐसी समस्या ना हो, ऐसा पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, देखेंगे, ठीक है। ध्वज, राजधानी, संप्रभुता या शासनाध्यक्ष? तो आंसर करेंगे आप लोग। तो आपका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी भी राज्य के लिए, किसी भी राज्य के लिए चार, किसी भी राज्य के लिए चार मुख्य तत्व होते हैं, चार तत्व होते हैं, चार मुख्य तत्व होते हैं। कौन कौन से देखेंगे। सबसे पहले किसी भी राज्य के लिए सबसे पहले जरूरी होता है जनसंख्या, जनसंख्या, फिर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, फिर तीसरा आपका क्या होगा, सरकार। लेकिन इन सब में अगर सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण है एक राज्य के संदर्भ में, तो वो आपका होगा संप्रभुता। क्या होगा, संप्रभुता, ठीक है। किसी भी राज्य के लिए चार मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार, संप्रभुता। अब यहां पर ध्यान देंगे, जो सबसे ज्यादा अगर आपका इंपॉर्टेंट है तो वो आपका क्या है, संप्रभुता है। क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा भारत देश में जनसंख्या भी थी, क्षेत्रफल भी था और सरकार थी। सरकार चाहे वो ब्रिटिश शासन की थी, पर सरकार थी, पर क्या नहीं था, संप्रभुता नहीं थी। तो किसी भी राज्य के लिए सबसे जरूरी जो आवश्यक तत्व है वो कौन सा होगा, संप्रभुता होगा। अगर किसी राज्य की संप्रभुता नहीं होगी तो कोई भी राज्य राज्य नहीं कहलाएगा, राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे राज्य नहीं कहलाया जाएगा। क्योंकि संप्रभुता होने की स्थिति में ही कोई राज्य अपने देश की आंतरिक या बाह्य निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकता है। अगर वह राज्य संप्रभु नहीं है तो वह अपने राज्य का आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकता। तो इसलिए किसी भी राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो क्या होता है, संप्रभुता होता है। क्लियर है, आगे बढ़े। कार्तिक, समझ में आ रहा? एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाँ, वेरी गुड कार्तिक। तो एक बार आप लोग सेशन फटाफट से शेयर कर देंगे, क्योंकि लेट से जुड़ते हैं। और PYQ में तभी अच्छा लगता है जब आप लोग की तरफ से भी आंसर आता है, तो अच्छा लगता है क्लास करने में भी, आप लोग की तरफ से अगर आंसर आए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमें नीचे विकल्प में आंसर देना है, केवल 1, केवल 2, 1 तथा 2, 1 और 2 में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा केवल 1। भारत की संप्रभुता के संबंध में जो कथन सही है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य। इसका क्या मतलब है, जो पहले राष्ट्रमंडल के सदस्य वही राज्य, वही देश हुए जो कभी पहले ब्रिटिश के उपनिवेश रहे। मतलब जब जो पहले कभी ब्रिटिश के
मतलब जिन पर ब्रिटिश ने शासन किया या ब्रिटिश का जिन पर उपनिवेश रहा, वही देश वही राज्य क्या हुआ, भारत के वही राज्य क्या हुआ, राष्ट्रमंडल के सदस्य हुए। पर यहाँ पर ये कतई मतलब नहीं है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाएगी, ऐसा कतई भी नहीं। क्यों? राष्ट्रमंडल के सदस्य होने के लिए ब्रिटिश के प्रति कोई निष्ठा रखना या ये कहलाना कि नहीं हम ब्रिटिश के गुलाम हैं, ये कतई भी नहीं है। राष्ट्रमंडल के जो भी अभी सदस्य देश हैं वे स्वतंत्र हैं, समान हैं, और वे ब्रिटिश के प्रति अब कोई भी ब्रिटिश का उपनिवेश या गुलाम कोई भी राज्य नहीं है। तो इसलिए राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की क्या होती है, संप्रभुता कम नहीं होती है। ठीक है, हाँ राइट, यहाँ पर केवल ए सही होगा। समझ में आ रहा? राष्ट्रमंडल में वही राज्य हुए जो पहले कभी ब्रिटिश के उपनिवेश रहे थे। ठीक है, पर सारे जब देश स्वतंत्र हो गए तो अब सभी राज्य स्वतंत्र हैं, वे अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वतंत्र रूप से करते हैं, वो किसी राज्य के या किसी देश के अधीन नहीं है। तो इसलिए राष्ट्रमंडल के सदस्य होते हुए भारत क्या है, भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आंसर करेंगे लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक या अर्ध लोकतंत्रात्मक। कैसी शासन प्रणाली है? तो हमारे यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है। इसका क्या मतलब है? जो भी विधि निर्माण की शक्ति, ठीक है, या विधि जो निर्माण है वो कौन करता है? विधायिका द्वारा किया जाता है। और जो हमारी कार्यपालिका होती है वो क्या है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण होता है, विधि निर्माण की शक्ति विधायिका के पास होती है, और संसदीय शासन प्रणाली जो आपका होता है क्लियर है? तो भारत में कैसी शासन प्रणाली है? संसदात्मक शासन प्रणाली है। और कहाँ से ये लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अगर पूछा जाए संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? सर ऐप पर पढ़ाएंगे और हम यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। ठीक है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई है? ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ग्रेट ब्रिटेन, यूके। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ हुई थी? तो ब्रिटेन में आरंभ हुई थी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ग्रेट ब्रिटेन होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 को देखेंगे, भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में कौन सा सही नहीं है? आंसर करेंगे भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सा सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति या राष्ट्र पद्धति की सरकार। तो भारतीय राजनीतिक पद्धति में राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं है। राष्ट्रपति पद्धति की सरकार कहाँ पर है? अमेरिका में है। राष्ट्रपति जो सरकार होती है उसी को हम अध्यक्षात्मक सरकार भी कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी कहते हैं, जहाँ पर कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति पद्धति की सरकार, या इसी को हम कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। एट्टी 88 का डी, वेरी गुड कार्तिक। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89,
राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? जैसा अभी हमने बताया कि जो आपकी राष्ट्रपति पद्धति होती है उसमें समस्त कार्यपालिका, जैसे कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का प्रमुख है, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का प्रमुख है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के पास है। पर यूएसए में, अमेरिका में जो है राष्ट्रपति शक्ति मतलब जो आपकी कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। तो ये आपका 89 का ए राइट आंसर होगा। हाँ राइट कार्तिक, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। भारत में राजनीतिक व्यवस्था में मूलभूत लक्षण है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था में मूलभूत लक्षण क्या है, इनको देखेंगे। यह एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है, राइट, सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी आपका सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी आपका सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती, ये आपका सही नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? 1 2 3 बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बी 89 का बी करेक्ट आंसर होगा। हमारे यहाँ जो राजनीतिक व्यवस्था है ये एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। संसदात्मक, हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? विधि निर्माण की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? संसद के पास होती है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। जैसे आप देखेंगे जो हमारे प्रस्तावना का वाक्य है, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि हमारे यहाँ जो सत्ता है वो किस में निहित है? भारत की जनता में निहित है, ठीक है, भारत की जनता में निहित है। तो इस तरीके से 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। एकीकृत शक्ति कहाँ पर है? अमेरिका में है। अमेरिका में जो शक्ति है वो क्या है? एकीकृत है। क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो आपके चारों कथन क्या है? सही है। तो इसका हो जाएगा आंसर डी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत क्या है? एक लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, प्रभुत्व संपन्न राज्य है, ठीक है। जैसे कि 15 अगस्त 1947 से पहले क्या थे? हम प्रभुत्व संपन्न थे? नहीं थे। तो अभी क्या है? वर्तमान 15 अगस्त 1947 के बाद भारत क्या है? एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। यहाँ पर क्या है? लोकतांत्रिक समाज भी है, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ सामाजिक न्याय की बात की जाती है, सामाजिक समानता की बात की जाती है हमारे संविधान में। और भारत एक कल्याणकारी राज्य है। जब आप भाग 4 में जाएंगे, भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत बताया गया है कि भारत क्या है? भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इसमें आपका डी करेक्ट आंसर होगा। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 92। आप लोग आंसर करें, तब तक पानी पी लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? देखेंगे। एक संविधान संगत सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, विधि का शासन है, या सत्तावादी सरकार है। तो आपका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारे यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है। कैसी सरकार नहीं है? सत्तावादी सरकार नहीं है, क्योंकि हमारे जनता द्वारा क्या होता है? हमारे जनता प्रतिनिधि को चुनते हैं। जब निर्वाचन होता है तो क्या किया जाता है? हमारे जनता द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है, और चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं? चुने हुए प्रतिनिधि सत्ता का संचालन करते हैं,
ओके कार्तिक, ठीक है। तो चुने हुए प्रतिनिधि क्या होते हैं? चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा सत्ता का संचालन किया जाता है, ना कि सत्तावादी सरकार है। तो डी इसका आंसर होगा कि हमारे भारतीय राजतंत्र में सत्तावादी सरकार नहीं है। विधि का शासन है, बिल्कुल हमारे यहाँ क्या है? विधि का शासन है, संसदीय शासन प्रणाली है, लोकतांत्रिक सरकार है, क्योंकि जनता सर्वोच्च है, जो शक्ति है वो जनता में निहित है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा शासन किया जाता है, इसलिए लोकतांत्रिक सरकार है। और एक संविधान संगत सरकार है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी शासन, जो राज्य केंद्र को जो भी शासन करते हैं, उनके शक्ति का स्रोत क्या है? उनकी शक्ति का स्रोत संविधान है। मतलब हम जो भी राज्य सरकार या हमारे केंद्र में जो शासन किया जाता है, उसके शासन के लिए शक्ति कहाँ से मिलती है? तो उसके शासन के लिए शक्ति उन्हें मिलती है संविधान से। तो ये एक संविधान संगत सरकार है। तो डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। जैसे अभी बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार कहाँ से, मतलब शक्ति कहाँ से मिलती है? तो आपके संविधान से मिलती है। भारतीय संविधान से सरकारों को, जो हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार होती है, इन्हें शक्ति या अधिकार कहाँ से मिला हुआ है? तो संविधान से मिला हुआ है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। अभिकथन, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कथन कारण वाले आपके प्रश्न हैं, ठीक है। तो भारत क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का अपना एक संविधान है। तो कथन आपके दोनों सही है, कथन आपके दोनों सही है, पर कथन जो है ए जो है आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। कथन दोनों सही है, पर आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये सही है। भारत का अपना एक संविधान, ए भी सही है। पर भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि वो इस वजह से क्योंकि उसका एक संविधान है। भारत एक लोकतांत्रिक देश इसलिए क्योंकि यहाँ पर जनता का शासन है, मतलब जनता जो है यहाँ पर जो सत्ता होती है वो जनता में निहित होती है। तो इसलिए जो है लोकतांत्रिक देश जहाँ पर जनता द्वारा शासन किया जाता है, मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है, या जो सत्ता होती है वो जनता में निहित होती है, या जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक सरकार। जहाँ पे जनता जो है सर्वोच्च होती है और जनता में शक्ति होती है, जो सत्ता होती है वो जनता में निहित होती है, उसे हम कहते हैं लोकतांत्रिक देश। तो इस वजह से लोकतांत्रिक नहीं है कि भारत का अपना एक संविधान है। तो दोनों सही है, पर सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए 20 का करेक्ट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? देखेंगे, ठीक है। कल्याणकारी राज, समाजवादी राज, राजनैतिक समानता या साम्यवादी राज। तो आंसर इसका क्या होगा? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या है? साम्यवादी सरकार नहीं है। भारत एक कल्याणकारी राज है, जैसे अभी बताया गया कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि भारत क्या होगा? भारत एक कल्याणकारी राज होगा। जो सरकार होगी वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करेगी। समाजवादी सरकार है, जैसे आप प्रस्तावना में ही पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ सामाजिक न्याय और समाजवादी सरकार है, ठीक है। और राजनैतिक समानता है। कैसी समानता है? राजनैतिक समानता है। जैसे कि आप प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की बात करते हैं, इसी तरीके से हमारे यहाँ राजनीतिक समानता भी है, ठीक है। तो आपके डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। कौन सा दर्शन है? हमारे साम्यवादी राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखेंगे, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। क्या होगा इसका आंसर? राइट। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और भारत में क्या है? लोकतंत्र अपनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र है, इसलिए ये भारत क्या है? एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। कुलीन तंत्र नहीं है, अध्यक्षात्मक भी नहीं है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जहाँ पर होती है वहाँ पर राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इस तरीके से हमारा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं है। हाँ, 96 का डी होगा। वेरी गुड। साउंड कम आ रही है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। ओके, बैटरी चेंज करते हैं, थोड़ा सा डाउन है, आप लोग वेट कर लेंगे। अभी एक बार आप लोग कंफर्म करेंगे, वॉइस आ रही है? एक बार आप लोग कंफर्म करेंगे। एक बार आप लोग कंफर्म करेंगे, वॉइस आ रही है? जैसे क्लास को कंटिन्यू किया जाए। अब आई थिंक अब आप लोगों को वॉइस आनी चाहिए। एक बार आप लोग कंफर्म करें, फिर जैसे क्लास को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, आप लोग कमेंट कर दें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो देखेंगे, संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका या संघात्मक सरकार। तो यहां पर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारे यहाँ क्या है? अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। ठीक है, हमारे संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, और हमारे यहाँ क्या है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? अब हमें ये बताना है कि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसका आधारभूत तत्व क्या होता है। तो देखेंगे, संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। अवशिष्ट, तो इसमें आपका एकल कार्यपालिका होगा। ठीक है, एकल कार्यपालिका इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो है राष्ट्रपति क्या होता है। हाँ सचिन, क्वेश्चन करें आप। सचिन क्वेश्चन करें, क्या क्वेश्चन है आपका?
एकल कार्यपालिका, क्योंकि वहां पर क्या होता है, समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। राष्ट्रपति ही वहां पर क्या होता है, मंत्रियों का चयन भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मंत्रिपरिषद का चयन भी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का वास्तविक जो है शक्ति, कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति भी क्या होता है, राष्ट्रपति में निहित होता है। जैसे हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र के प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, देखेंगे। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। उपर्युक्त वर्णित सभी तथ्य सही है, तो ये बिल्कुल सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, कार्यकारिणी का प्रमुख क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करती है, अभी आपको बताया गया। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकती है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की सलाह, मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह से व्यवस्थापिका को भंग कर सकती है, पर जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वो व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी उपर्युक्त वर्णित सभी तथ्य सही है। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल मामला है तो इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते। ठीक है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन होती है, तो ये इसके बारे में हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, इसलिए आपको जवाब अभी हम नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 100, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर आपका होगा भारत में क्या है, वंशानुगत शासन नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जो हमारे यहाँ संवैधानिक प्रमुख होता है या जो हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होगा, वो निर्वाचित होगा। वंशानुगत नहीं है, मतलब कि जो भी हमारे यहाँ प्रमुख पद पे होंगे, जो हमारे संवैधानिक प्रमुख है जैसे कि राष्ट्रपति, वो क्या होंगे, वो निर्वाचित होंगे। हाँ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो सकता है, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। तो हमारे यहाँ क्या है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है और भारत एक गणतंत्र है, इसका यही अर्थ है। क्योंकि जहाँ पर गणतंत्र होगा, जहाँ पर प्रजातंत्र होगा, जहाँ पर लोकतंत्र होगा, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। ठीक है, कैसा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति होगा वहां पर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 100 का सी सभी का आंसर आया है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 101, 101, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है, आंसर करेंगे। ना ही कठोर ना ही लचीला। ठीक है, लचीला कठोर। भारतीय संविधान कैसा है, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। इसका क्या तात्पर्य है कि अंशतः कठोर अंशतः लचीला है? तो हमारे यहाँ कुछ संशोधन आप देखेंगे, कुछ संविधान में कुछ संशोधन ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से भी हो जाते हैं, कुछ संशोधन ऐसे हैं जिन्हें
अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है, और कुछ संशोधन ऐसे हैं जो विशेष संशोधन के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों का समर्थन भी आवश्यक होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान क्या है, अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। मतलब जहां पर कुछ संशोधन ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से हो जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जहां पर इस हिसाब से संविधान को बनाया गया है कि अगर भविष्य में परिवर्तन करना हो तो जहां पर जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे जहां पर देश की अखंडता की बात आएगी, जहां पर ज़्यादा जरूरी है, वहां पर क्या होगा, वहां पर विशेष रूप से संशोधन किया जाएगा। मतलब कि अनुच्छेद 368 के विशेष संशोधन के साथ साथ राज्यों का आधे राज्यों का समर्थन भी जरूरी होता है। तो इस तरीके से भारतीय संविधान कैसा है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। सचिन, हिंदी की तो क्लास होती है आपकी अभी आपकी 3 दिन हिंदी और 3 दिन पॉलिटी चल रही है। पॉलिटी की आपके सिलेक्शन सीरीज के अंतर्गत पीवाईक्यू और एमसीक्यू सॉल्व कराया जा रहा है। हिंदी में भी आपके पीवाईक्यू सॉल्व कराए जा रहे हैं। और अभी आप लोगों ने जब थ्योरी क्लास हिंदी की चल रही थी तो आप लोगों ने कहा कि मैम एमसीक्यू कराइए, एमसीक्यू कराइए। अब जब एमसीक्यू हो रहा तो आप लोग नज़र ही नहीं आते हैं। हाँ, हमें लगा कि आप लोग एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा आप लोगों की स्ट्रेंथ होगी, तो एमसीक्यू चल रहा है इस समय, पीवाईक्यू मतलब ईयर वाइज पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। तो वो आपके पीवाईक्यू और एमसीक्यू हुए, तो उसमें आप लोग आ नहीं रहे। और थ्योरी क्लास में आप लोग बिल्कुल रट मचा दिए थे कि नहीं मैम पीवाईक्यू कराइए, एमसीक्यू कराइए। हाँ, जैसे कि विशेष बहुमत के साथ साथ कुछ संशोधन ऐसे हैं जिसमें आधे राज्यों का समर्थन भी जरूरी होता है, कम से कम आधे राज्यों का। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 102। भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है, देखेंगे। भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर: सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यायिक समीक्षा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से क्या अंतर है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी आपके अधिनियम होते हैं, जो भी आपके एक्ट होते हैं, उनका जो है न्यायिक समीक्षा न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई ऐसा अधिनियम या ऐसा कोई विधेयक है जो संविधान का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय द्वारा क्या किया जा सकता है, न्यायालय द्वारा उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और जो ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में क्या है, संसद सर्वोच्च होता है। हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है और ब्रिटेन में क्या होता है, संसद सर्वोच्च होता है। अगर संसद कोई कानून बना देता है तो वहाँ पर न्यायालय में उसकी समीक्षा नहीं हो सकती, या न्यायालय द्वारा उसे निरस्त नहीं किया जा सकता, या न्यायालय में उसकी चुनौती नहीं दी जा सकती। पर हमारे यहाँ अगर कोई कानून या कोई अधिनियम बनता है भारत में जो संविधान का उल्लंघन कर रहा हो, तो न्यायालय क्या कर सकती है, उसे मतलब निरस्त कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है, ठीक है, और उसकी न्यायिक समीक्षा जो है की जा सकती है। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, हमारे यहाँ क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो संसद ब्रिटेन में क्या है, संसद सर्वोच्च होता है, और हमारे यहाँ क्या है, संविधान सर्वोच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 103। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है। आर्टिकल 300 के अनुसार भारत का जो है कानूनी नाम क्या है, हमें बताना होगा, हमें बताना है। तो देखेंगे, द यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया या भारत। तो आपका बी करेक्ट आंसर होगा। जैसे आप आर्टिकल 1 में देखते हैं, आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है, क्या उपबंध किया गया है, इंडिया अर्थात भारत क्या है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो भारत क्या है, भारत संघ है। तो वही यहाँ पर बात की गई है, भारत 300 आर्टिकल 300 में भारत जो है, भारत का जो नाम है, जस्ट मिनट, भारत का कानूनी नाम क्या दिया गया है, भारत संघ,
भारत संघ। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, आपके कथन कारण वाले प्रश्न आ गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब प्रश्न क्या है, अब प्रश्न थोड़ा सा टफ आता है, तो कथन कारण वाले प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखेंगे, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। कथन क्या है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। क्योंकि अगर कथन कारण वाले प्रश्न आए तो आप तुरंत क्योंकि लगाकर आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि भारत में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली है क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा भारत के संविधान में किया गया है, ना कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की। कथन आपके दोनों सही है, कथन दोनों सही है, पर जो है आर जो है एक की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में एक शक्तिशाली केंद्र है, जैसे कि भारत में शक्तिशाली केंद्र भी है। संघीय होने के साथ साथ भारत क्या है, संघीय होने के साथ साथ एक सशक्त केंद्र की भी स्थापना की गई है। जैसे आपके आपातकालीन जो उपबंध है, या राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, एकल नागरिकता हो गई, तो ये क्या है, एक सशक्त केंद्र की स्थापना भी है। तो भारत क्या है, संघीय प्रणाली है। क्यों है, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है और उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की भी रचना की है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। संघीय शासन में क्या होता है, संघीय जो लक्षण होते हैं उसमें जो शक्तियां होती है केंद्र और राज्यों के बीच क्या होती है, विभाजित होती हैं। शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के मध्य किया जाता है, या शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के मध्य होता है। तो देखेंगे यहां पर एक चीज आपको ये बताना है, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान में संघीय लक्षण नहीं है, मतलब हमारे जो संविधान में संघीय लक्षण नहीं है। तो देखेंगे, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा बिल्कुल है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, एकहरी नागरिकता, जो संघीय लक्षण, जैसे अमेरिका में भी संघीय सरकार है, ठीक है, संघीय शासन है, वहां पर क्या है, वहां पर दोहरी नागरिकता है। राज्य जो स्टेट होते हैं, जो राज्य होता है, प्रांत, उनकी अलग नागरिकता है, और जो एक वहां पर दोहरी नागरिकता, और एक जो देश है उसकी जो है अलग नागरिकता है। तो वहां पर क्या है, दोहरी नागरिकता। लेकिन हमारे क्या है, हमारे एकल नागरिकता, जैसे कि ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। तो इस तरीके से भारत के संविधान का संघीय लक्षण क्या नहीं है, एकहरी नागरिकता। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। आंसर करेंगे, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। यहां पर यह बताना है कि भारत की संघीय व्यवस्था कैसी है, जो भारत में संघीय व्यवस्था अपनाई गई है वह कैसी है, वो यहां पर आपको बताना है, ठीक है। तो संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, सही है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, ये भी आपका सही है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था क्या है, भारतीय संघीय व्यवस्था मूल संरचना में क्या है, जो भारतीय संविधान है, ठीक है, भारतीय संविधान में मूल संरचना में क्या है, संघीय व्यवस्था की गई है मूल संरचना में, पर एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। जैसे कि अभी आपको बताया गया, आपात शक्ति हो गई,
राज्यपाल की जो नियुक्ति हो गई, एकल नागरिकता हो गया, ठीक है, एकल नागरिकता, जो हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, ये सब क्या है, ये सब आपके एकात्मक का लक्षण है, ये केंद्र की तरफ झुका हुआ है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 तथा 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। भारत क्या है, संघीय व्यवस्था के साथ साथ उसमें एकात्मक का भी मिश्रण पाया जाता है। जैसे कि आपात जब स्थिति होती है तो उस समय केंद्र जो है, केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। आपात स्थिति में कोई भी निर्णय होता है फिर वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से केंद्र को भी यहाँ पर शक्तिशाली करते हुए और शक्तियों का बंटवारा भी केंद्र और राज्य के मध्य किया गया, जो संघीय व्यवस्था का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 107 नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण, उन्हें हमें देखना होगा। राजनीतिक दल लोकतंत्र का जीवन रक्त है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। लोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दलों को कोसते हैं। लोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दल को कोसते हैं। तो आपका कथन और जो उसका कारण है आर, एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही है, और आर सही स्पष्टीकरण है किसका, ए का। बिल्कुल, राजनीतिक दल लोकतंत्र का जीवन रक्त है, क्योंकि शासन कौन करता है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो राजनीतिक दल होते हैं वही शासन करते हैं, वही सत्ता का संचालन करते हैं, ठीक है। लोग खराब शासन, अगर वो संचालन सही नहीं करेंगे, खराब शासन करेंगे तो लोग उन्हीं को कोसेंगे। जनता किसको कोसेगी, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही सत्ता का संचालन करते हैं, और उन्हें सत्ता का संचालन करने के लिए ही चुना जाता है जनता द्वारा, ठीक है। लेकिन अगर वो सही से नहीं संचालन करेंगे तो उसके लिए किसे कोसा जाएगा, उन्हीं को कोसा जाएगा। तो लोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो आपका कथन और कारण सही है, मतलब ए जो है, आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 108 नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक है। कथन क्या है देखेंगे, ये आपका कथन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों में जैसे आधुनिक शैली, परंपरा शैली तथा संत शैली के तत्व विद्यमान हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है। भारतीय संविधान का, जैसे हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, हमारा संविधान कैसा है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो भारतीय संविधान के बृहद होने के मतलब बड़ा होने का क्या कारण है, देखेंगे। इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, या एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, या संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई एक नहीं इसका आंसर होगा, ये चारों इसके आंसर हो गए। फिलहाल ऑप्शन नहीं है, पर ये चारों इस सही है। बृहद होने का कोई एक कारण नहीं है, संविधान के बृहद होने का कोई एक कारण नहीं, बल्कि ये सारे कारण हैं। क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सारे देशों से संविधान को लिया गया है, मतलब बहुत सारे उपबंध ऐसे प्रावधान हैं जो दूसरे देशों से ग्रहण किए गए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रावधान, विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान भी है, बड़ा देश है, बिल्कुल जैसे कि हमारा देश क्या है, बड़ा देश है।
संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, जैसे हमारे यहाँ क्या है, संघीय व्यवस्था अपनाई गई है, तो संघ तथा राज्य सरकारों का अपना, तो इसलिए ये चारों कारण होने के कारण, ये चारों लक्षण होने के कारण हमारा क्या है, संविधान बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 111, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को क्या मारा गया है, जो है कारण। आपके कथन और कारण वाले प्रश्न हैं और इसी तरह के प्रश्न अब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब प्रश्न एग्जाम में इसी तरह के क्या है, प्रश्न आते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। देखिए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ चुनुकतुन जी हेलो, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक जो हमारा सशक्त केंद्र है, एक शक्तिशाली केंद्र की भी स्थापना की गई है, केंद्र को भी शक्तिशाली बनाया गया है। तो यहाँ पर एकात्मक का भी झुकाव, एकात्मक का भी लक्षण पाया जाता है। जैसे कि अभी आपको बताया गया एकात्मक के लक्षण कौन कौन से हैं, एकल नागरिकता, आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन प्रावधान, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में होना, थैंक यू चुनुकतुन जी, थैंक यू, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होना, ये सब क्या है, ये सब अर्ध संघात्मक है। क्योंकि जैसे अमेरिका में क्या है, अमेरिका में है पूरी तरीके से संघीय, वहाँ पर जो संघीय व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट है। वहाँ पर इसी तरीके से वहाँ पर क्यों है, दोहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, और वहाँ पर राज्य स्वतंत्र है, ठीक है, राज्य स्वतंत्र है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ अर्ध संघात्मक कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर इसलिए नहीं कहा जाता कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय लक्षण है, लिखित संविधान होना, स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होना, ये जो है संघात्मक संघीय लक्षण है, ठीक है, ये संघीय लक्षण है। पर अर्ध संघात्मक इसलिए नहीं है क्योंकि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, बहुत सारे रीजन हैं। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान ना पूर्ण रूप से संघीय है और ना ही पूर्ण रूप से क्या है, एकात्मक है, ठीक है। समान अवस्था में जो है क्या है, संघीय है, और जब आपातकालीन स्थिति हो या कुछ ऐसी स्थिति है जहाँ पर केंद्र को शक्तिशाली होना चाहिए तो वहाँ पर क्या है, एकात्मक भी है। तो भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है, तो मतलब ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 112 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 113, किसने कहा था कि भारत क्या है, किसने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? बिल्कुल, ये जो सीरीज चलाई जा रही है पॉलिटी की, ये पूरी कंप्लीट कराई जाएगी, ठीक है। यूट्यूब पे आपकी थ्योरी भी चलाई जाएगी, ठीक है। ऐप पर सर के द्वारा चलाई जाएगी और जो भी डिसीजन लिया जाता है बहुत सोच समझ के लिया जाता है ना। तो यूट्यूब पे आपकी जब एमसीक्यू ये जो आपकी सीरीज चलाई जा रही है ये एंड हो जाएगा, तो इसके बाद थ्योरी क्लास भी यूट्यूब पे लेंगे, वहाँ पर आप लोग क्लास ले सकते हैं। किसने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? ये कथन किसका है? केसी व्हीयर का। किसका है? केसी व्हीयर का है। क्वेश्चन 114, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान के विषय में
ये कथन किसका है? देखेंगे, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है केसी व्हीयर का। किसका है? केसी व्हीयर का है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघातात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? यह कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी का। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 116। गणतंत्री अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित कथन कौन एक नहीं है? यहां पर क्या है? गणतंत्री अवधारणा। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। क्या होगा इसका आंसर? तो यहां पर होगा कौन सा एक नहीं है? प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, गणतंत्री अवधारणा में से कौन सा एक लक्षण नहीं है? तो सर्वोच्च शक्ति एक राजा में हो या नहीं होता है। ठीक है, जो आपका लोकतंत्र शासन होता है, जिसमें गणतंत्री शासन होता है, जहां पर प्रजातंत्र का शासन होता है, वहां पर क्या होता है? जनता सर्वोच्च होती है। जो भी सर्वोच्च शक्ति होती है वो क्या होता है? निर्वाचित प्रधान में निहित होती है, मतलब निर्वाचित प्रधान होता है, और शक्ति जो है निर्वाचित प्रधान में निहित होती है, क्योंकि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही क्या करते हैं? शासन का संचालन करते हैं। तो इसलिए जो शक्ति होती है वो क्या होती है? निर्वाचित प्रधान में निहित होती है। और एक ऐसी सरकार होती है जो क्या होती है? जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो यहाँ पर सी इसका गणतंत्री अवधारणा होती है, सी इसका आंसर होगा, उसका लक्षण नहीं है। क्योंकि जहां पर राजा होते हैं वहां सारी शक्ति क्या होती है? एक राजा में ही निहित होती है। मतलब जो शासन का जो भी निर्णय होता है, जो भी सारी शक्ति एक राजा में ही निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 117। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? देखेंगे, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होना, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। यहाँ पर यह बताना है कि भारत और अमेरिका की जो राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है, मतलब जो भारत में भी है और अमेरिका में भी है। तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति, तो यहाँ पर ए इसका आंसर होगा। ए केवल 3 जो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर की जो शक्ति होती है, ये क्या है? अमेरिका में भी है और ये भारत में भी है। एक 118 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था का केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी थी? केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट का है। तो देखेंगे 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में, तो यहां पर हो जाएगा 1970 के दशक में, क्योंकि सबसे पहले जो सरकार बनी थी वो कांग्रेस की सरकार बनी थी, और लगभग 1970 तक अगर देखा जाए तो लगभग कांग्रेस की ही एक तरफा सरकार रही।
लेकिन 1970 के दशक में क्या हुआ, धीरे 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 और भी दल उभर के आए सामने, और भी दल उभर के सामने आए। कई राज्यों में फिर कांग्रेस की बहुमत नहीं रही। तो पहले क्या थी, जो जो शासन था वो सारा जो केंद्र, क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस थी और राज्यों में भी कांग्रेस थी, तो शासन एक जगह ही निहित थी, मतलब केंद्रीकृत थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब और भी दल उभर कर आए, तो और भी दल जब उभर के आए तो फिर क्या है, राज्यों में अलग दल उभर के आए। इस तरीके से फिर केंद्र और राज्य में अलग अलग दल आए। तो 1970 के बाद क्या हुआ, केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसक गई थी। राइट कार्तिक, 1970 के बाद, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई 3:4 है। तो कौन सा कथन सही है हमें बताना है। तो इसमें आपका बी सही होगा। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, यह कथन आपका सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच 21 नहीं 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। और राष्ट्रीय ध्वज की यहाँ पर लंबाई और जो चौड़ाई का अनुपात है वो आपका है 3:2। कितना है, 3:2 है। ठीक है, तो आपका राइट इसका आंसर होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, ये लास्ट क्वेश्चन है। और इसके आज 2 टॉपिक आपका एंड होता है, एक शासन प्रणाली और दूसरा राष्ट्रीय प्रतीक। आगे हम नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 120, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है, देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया था। कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका डी इसका आंसर होगा। ठीक है, भारतीय संविधान में क्या है, शक संवत है। कौन सा संवत है, विक्रम संवत ना होके क्या है, शक संवत है। और इसे हम 1957 से अपनाए। कब से अपनाए हैं, 1957 से। तो हमारे यहाँ शक संवत पर कैलेंडर है। ठीक है, शक संवत पर, और इसे कब अपनाया गया था, 1957 में। तो क्लियर है सभी को, कोई डाउट, कहीं कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ राइट कार्तिक, 120 का डी होगा, वेरी गुड। तो आज क्लास यहीं पर एंड होगी। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। और आप लोग कोई भी सुझाव हो, कोई भी डाउट हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं। और हो सके तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें।